कंप्लीट ऑडियो हिंदी में दुनिया का सबसे महान सेल्समैन। अध्याय 1। हाफिज कांसे के शीशे के सामने रुका और उसमें अपने आप को निहारा। सिर्फ आंखों में ही जवानी बची है। उसने मुड़ते हुए बुदबुदाया और फिर वो संगमरमर की फर्श पर धीमे कदमों से चल पड़ा। महल के स्तंभ सोने और चांदी के थे। उसके पैर जिन मेजों के करीब से जा रहे थे उन मेजों पर हाथी दांत से नक्काशी की गई थी। सोफे और दीवान में लगे कछुए के खोल चमक रहे थे और दीवारें रत्नों से जड़ी हुई थी। कांसे के बर्तनों में बड़े पौधे, फूल के रत्न से जड़े गमले किसी को भी आकर्षित कर सकते थे। हाफिज के कोई भी आदमी पहली ही नज़र में यह समझ सकता था कि इस आदमी के पास बेशुमार दौलत है। बूढ़ा आदमी एक बाग से गुजरा और अपने गोदाम में दाखिल हुआ जो उसके महल से 500 कदम की दूरी पर था। उसका खजांची इरेस्मस दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। सलाम मालिक। हाफिज ने सिर झुकाकर सलाम का जवाब दिया और चुपचाप चलता रहा। इरेस्मस उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो इस जगह पर मिलने के अपने मालिक के आदेश से चिंतित था। हाफिज ने माल लादने के प्लेटफॉर्म के पास जाकर देखा कि माल उतारा जा रहा है। एशिया माइनर से ऊन, लिनेन, चरमपत्र, शहद, गलीचे, तेल आता था। उसके अपने देश से कांच, अंजीर, मेवे और मरहम आते थे। पामीरा के वस्त्र और दवाएं थीं। अरेबिया का अदरक, दालचीनी और कीमती रत्न थे। फिर वो इरेस्मस की तरफ मुड़ा। मेरे दोस्त, हमारे खजाने में अभी कितनी दौलत जमा होगी? इरेस्मस का चेहरा पीला पड़ गया। सब कुछ मिलाकर मालिक, सब कुछ मिलाकर। ठीक ठीक तो नहीं कह सकता मालिक, पर मुझे लगता है 70 लाख सोने के सिक्के से कुछ अधिक ही होगी। और अगर मेरे सारे गोदामों और एम्पोरियमों का सामान बेच दिया जाए तो हमारे पास कुल कितनी दौलत हो जाएंगी? इस साल का हमारा हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है, पर मुझे लगता है कि तब हमारे पास कम से कम 1 करोड़ सोने के सिक्के होंगे। हाफिज ने सिर हिलाया। ठीक है, अब कोई माल मत खरीदो। मेरे पास जो भी है वो सब बेच दो और उसे सोने के सिक्के में बदल लो। खजांची का मुंह खुला का खुला रह गया। वो कुछ बोल नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ये सुनकर सदमा लगा हो। आखिरकार जब उसके मुंह से शब्द निकले तो वे अटक अटक कर बाहर निकल रहे थे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मालिक। ये हमारा सबसे फायदेमंद साल रहा है। हर एम्पोरियम में पिछले साल से ज्यादा बिक्री हुई है। रोमन सेना भी अब हमारी ग्राहक बन चुकी है। आपने पिछले पखवाड़े में उन्हें 200 अरबी घोड़े बेचे थे। मुझे माफ कीजिए, मैंने इसके पहले आपके आदेशों का चुपचाप पालन किया है, परंतु इस बार मैं आपका मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। हाफिज मुस्कुराया और उसने इरेस्मस के हाथ को नरमी से पकड़ा। मेरे वफादार दोस्त, क्या तुम्हें याद है जब तुम कई साल पहले मेरे पास नौकरी करने आए थे तो मेरा पहला आदेश क्या था? इरेस्मस ने दिमाग पर जोर डाला और फिर उसके चेहरे पर चमक आ गई। आपने मुझे आदेश दिया था कि हर साल आपके खजाने से आधे मुनाफे को निकालकर गरीबों में बांट दूं। क्या उस वक्त तुम्हें ऐसा नहीं लगा था कि मैं एक मूर्ख बिजनेसमैन हूँ? मुझे काफी डर लग रहा था मालिक। हाफिज ने सिर हिलाया और पूछा, अब तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम बेवजह ही डर रहे हो? हाँ मालिक। तो फिर मैं तुमसे यही कहूँगा
कि तुम मेरे इस फैसले पर भी भरोसा रखो। मैं तुम्हें पूरी योजना बता देता हूँ। अब मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ और मेरी ज़रूरतें बहुत थोड़ी सी है, क्योंकि बरसों के सुखी जीवन के बाद मेरी लीसा अब मुझसे बिछड़ चुकी है। इसीलिए मैं अब अपनी सारी दौलत इस शहर के गरीबों में बांट देना चाहता हूँ। मैं अपने पास सिर्फ उतना ही रखूँगा जितने से मेरा गुजारा हो जाए। मैं ये भी चाहता हूँ कि माल बेचने के अलावा तुम हर एम्पोरियम के वर्तमान मैनेजर को मालिक बनाने के कागजात भी तैयार कर लो। मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम इन मैनेजरों को बरसों की वफादारी के इनाम में 5,000 दिनार दे दो, ताकि वे अपनी दुकान में जो भी सामान भरना चाहें भर लें। इरेस्मस ने कुछ बोलना चाहा, परंतु हाफिज ने हाथ उठाकर उसे चुप कर दिया। क्या ये काम तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? खजांची ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं मालिक, बात सिर्फ ये है कि मैं इसकी वजह से नहीं समझ पा रहा हूँ। आप इस तरह बात कर रहे हैं जैसे आपके दिन पूरे हो गए हैं। यह तुम्हारी वफादारी है इरेस्मस, कि तुम अपनी बजाय मेरी ज़्यादा फिक्र करते हो। जब मेरा बिजनेस साम्राज्य विखंडित हो जाएगा, तब तुम्हें अपने खुद के भविष्य के बारे में कोई चिंता क्यों नहीं सता रही है? हम इतने सालों के साथ हैं, मैं सिर्फ अपनी चिंता कैसे कर सकता हूँ? हाफिज ने अपने पुराने दोस्त को गले लगा लिया और कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम तत्काल खजाने से 50,000 दिनार ले लो, और मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ कि तुम मेरे साथ तब तक रहो जब तक कि मैं बरसों पहले के अपने वादे को पूरा ना कर लूँ। जब वो वादा पूरा हो जाएगा तो मैं इस महल और गोदाम को तुम्हारे नाम कर दूंगा और फिर अपनी लिसा के पास चल दूंगा। बूढ़ा खजांची अपने मालिक को देखता ही रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने शब्द तो सुने थे, पर वह उनका मतलब नहीं समझ पाया था। 50,000 दिनार, महल, गोदाम, मालिक, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। हाफिज ने सिर हिलाया। मैंने हमेशा माना है कि तुम्हारी दोस्ती मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। ये तुम्हारी वफादारी का छोटा सा इनाम है। तुमने जीने की वो कला सीख ली है जिसमें तुम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हो, और दूसरों के लिए तुम्हारी यह चिंता ही तुम्हें सच्चा इंसान बनाती है। अब मैं तुमसे गुजारिश करूंगा कि तुम मेरी योजनाओं को जल्दी से पूरा करने में जुट जाओ। समय मेरी सबसे कीमती पूंजी है और मेरे जीवन का सूरज अब डूबने को है। इरेस्मस ने अपने आंसुओं को छुपाने के लिए अपना चेहरा मोड़ लिया। उसकी आवाज रुंध गई जब उसने पूछा, और आपका वो वादा क्या है जो आपको अभी पूरा करना है? हालांकि हम लोग भाइयों की तरह रहते हैं, परंतु इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना कि आपको कोई वादा पूरा करना है। हाफिज ने अपनी बाहें बांधी और मुस्कुराया। जब तुम मेरे आदेशों का पालन कर दोगे तो मैं तुम्हें वो रहस्य बताऊंगा जो मैंने 30 साल से आज तक अपनी पत्नी के अलावा किसी को नहीं बताया है।